मुजीब फितना है, मुजीब दहशतगर्द है। इमरान खान फितना, इमरान खान दहशतगर्द। सर्च लाइट ऑपरेशन में मुजीब के घर पे हमला किया गया। जमान पार्क में इमरान खान के घर पर हमला किया गया। मुजीब अवाम के दिलों में मकबूल था, ज्यादा सीटें लेकर भी उसको इक्तदार नहीं दिया गया। इमरान खान भी मकबूल तरीन है और इक्तदार नहीं दिया जा रहा। कहानी इमरान खान और मुजीब की। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे किरदार, आज क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कौन है किरदार, सब आपके सामने। ऐसा ही कुछ मंजरनामा था। जुल्फकार अली भुट्टो की वो देरीना ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी जो उसने अपने दोस्त पहलो मोदी को बताई थी। मोदी ने भुट्टो से कहा, मेरे ख्याल में तुम पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हो। उसने जवाब दिया, पाकिस्तान मेरे लिए एक बहुत छोटा मैदान अमल है। उसकी वजारत उज़्मा दरअसल मेरा पहला जीना होगा जिस पर पाँव रखकर मैं तीसरी दुनिया का रहनुमा बनूंगा। लेकिन 1970 के इंतखाबात के नताइज ने तो उसको पहले ही नामुमकिन बना दिया था। वो इलेक्शन हार चुका था। अवामी लीग का सरबराह शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा था। 300 अरकान असेंबली में से भुट्टो के हाथ सिर्फ 81 नशिस्तें आई थी। शेख मुजीब के पास 160 नशिस्तें थी। भुट्टो की सियासत सिर्फ पंजाब और सिंध तक महदूद होकर रह गई थी। सूबा सरहद और बलोचिस्तान में भी उसकी मुखालिफ जमातें नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम इक्तदार के संगासन पर बैठने जा रही थी। ख्वाब टूटने का मौसम बहुत दर्दनाक होता है। ऐसी हालत में आदमी अपनी बसात को ही उलट देता है जिस पर चंद लम्हे पहले वो बैठे हुए खेल खेल रहा होता है। खुर्शीद हसन मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के रहनुमा थे। वो रावी हैं कि इलेक्शन के नताइज आए तो हम सब बहुत अफसुर्दा थे। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ वाली सीट पर भुट्टो और पिछली सीट पर परवेज रशीद और राजा अनवर बैठे थे। हम तीनों ने मायूसी के आलम में भुट्टो से कहा, हमारे तो सारे इनकलाबी ख्वाब पूरे नहीं हो सकेंगे। इसके जवाब में भुट्टो ने जो फिक्रा कहा वो पाकिस्तान में बर्पा होने वाली खून शाम कशमकश की कहानी बयान कर रहा था। उसने कहा, देखते जाओ, मैं मुजीब को याया से मरवाऊंगा और याया को अंदर से। उसके बाद पीपल्स पार्टी की सियासी लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट की सहाफी पार्टियों ने पूरे मुल्क में शेख मुजीबुर रहमान को एक फितने और मुल्क की सालमियत और बका के लिए जहरे कातिल साबित करना शुरू कर दिया। भुट्टो की ये मकरू ख्वाहिश इस वक्त पूरी नहीं हो सकती थी जब तक वो इक्तदार पर विराजमान पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह याहिया खान को शीशे में उतार कर अपने साथ ना मिला लेता। फिर दोनों ही मिल गए। मगरबी पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल पैदा किया गया। अगर शेख मुजीब को इक्तदार मिल गया तो वो इस मुल्क को भारत के हाथों बेच देगा। इसके 6 नुकात दरअसल पाकिस्तान को बर्बाद करने और उस मुल्क को भारत की कॉलोनी बनाने का रास्ता है। पाकिस्तान को इस फितने से निजात हासिल करना होगी। शेख मुजीब इलेक्शन जीत चुका था, उसका रास्ता रोकना मुश्किल था। इंतखाबात को गुजरे 2 माह हो चुके थे। मंसूबा साज कुव्वत शेख मुजीब के फितने से निजात के लिए सियासी और फौजी दोनों सतह पर भरपूर कोशिशों में लगी हुई थी। साहिबजादा याकूब अली खान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो फौज में लेफ्टिनेंट जनरल थे और उन्हें 1 मार्च को मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान ने हालात देखे। भुट्टो और उसके हमरकाब एस्टेब्लिशमेंट की नीयत भांप ली। उन्होंने 4 सफात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा लिखकर याहिया को पेश कर दिया। ये 4 सफात इस मुमलकत पाकिस्तान की तबाही के मंसूबे का मातम है। साहिबजादा याकूब अली खान को बुज़दिल करार देकर लेफ्टिनेंट जनरल से मेजर जनरल बना दिया गया और फिर उन्होंने कभी अपने नाम के साथ अपना फौजी ओहदा तहरीर नहीं किया। सिर्फ 6 दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान को जब मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर बनाकर भेजा गया तो चीफ जस्टिस BA सदीकी ने इससे हल्फ लेने से इनकार कर दिया। मगरबी पाकिस्तान से चीफ जस्टिस को बुला लिया गया लेकिन कोई ऐसे हालात में जाने को तैयार न हुआ। BA सदीकी को खौफजदा करके हल्फ लेने पर मजबूर किया गया और 9 मार्च को टिका खान को गवर्नर बना दिया गया, जिसकी सरबराही में 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज हुआ। दान मंडी में वाक़या शेख मुजीब की रिहाइश गाह पर ऑपरेशन हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और सबसे मकबूल रहनुमा को लातों और गूंसों की बारिश में गिरफ्तार कर लिया गया। शाम 6 बजे भुट्टो फ्लाइट लेकर कराची पहुंचा। लोग उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उसने मुख्तसर सी तकरीर में कहा, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। शायद इसी कारकर्दगी का इनाम था कि टिका खान को पीपल्स पार्टी ने अपना सेक्रेटरी जनरल बनाया, बल्कि पंजाब का गवर्नर भी लगाया। मार्च 1971 और मार्च 2023 में सिर्फ इतना फर्क है, शेख मुजीब जीत चुका था, बाकी सब पार्टियां हार चुकी थी। आज अभी इलेक्शन नहीं हुआ, 11 पार्टियां इस कदर शिकस्त के खौफ से डर रही हैं कि वो मुतवक्का जीतने वाली सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को वैसे ही फितना और पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दे रही हैं जैसे मुजीब को
کہا گیا تھا، لیکن آج سے 52 سال پہلے لہجہ اس قدر خوفناک اور تلخ نہیں تھا جیسا تلخ اور انتقام سے بھرا لہجہ مریم نواز کا ہے۔ 52 سال پہلے کوئی رانا ثناء اللہ جیسا وزیر داخلہ نہ تھا جو مسلسل للکارتے پھرے کہ میں نے شیخ مجیب کے فتنے کا سر کچلنا ہے، میں نے اسے گرفتار کر کے بلوچستان کی مچھ جیل میں لے کر جانا ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ آئین اور جمہوریت کی کوئی پرواہ نہیں، اب اصول نہیں چلیں گے، اب یا تو یہ منفی ہوگا یا ہم مائنس ہوں گے، اس کو اس کی اوقات میں لاؤں گا۔ شیخ مجیب خوش قسمت تھا کہ اس پر پارٹی فنڈنگ، ٹیریان اور توشہ خانہ جیسے بونڈے کیس نہیں بنائے گئے تھے، نہ ہی اس وقت ججوں کا یہ وتیرہ تھا کہ ایسے معمولی سے مقدمات میں بھی وارنٹ جاری کرتے، اور نہ ہی یحییٰ خان حکومت اس قدر سیانی تھی کہ ان وارنٹوں پر عمل درآمد کے لیے پورے ملک کے امن عامہ کو خطرے میں ڈال کر مجیب کی دان منڈی کے گھر کو میدان جنگ بنا دے۔ البتہ الیکشن کمیشن بالکل ایسا ہی تھا۔ جب 26 مارچ کو شیخ مجیب کی عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی تو اس کے 160 اراکین اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ پورے ملک کا میڈیا اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو فتنہ قرار دے رہا تھا۔ صرف چند آوازیں تھیں، حمید اختر، عبداللہ ملک اور آئی رحمان تھے جو آنے والے وقت سے ڈرا رہے تھے۔ حبیب جالب نے اپنی نظم بگیاں لہو لہان لکھی مجیب کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ہونے والی آرمی ایکشن کے خلاف۔ جب انجمن جمہوریت پسند خواتین نے طاہرہ مظہر علی اور بیگم نسیم شمیم اشرف کی سربراہی میں جلوس نکالا تو لاہور کی مہذب آبادی نے ان خواتین پر تھوکا۔ پھر کیا تھا؟ ملک تو لخت ہو گیا، بھٹو برسر اقتدار آ گیا، گھر گورنر مقرر ہوا تو اس نے پورے ملک میں پوسٹر آویزہ کرائے۔ صحافت کے 3 شیطان حمید اختر، عبداللہ ملک اور رحمان 50 سال پہلے بات پوسٹروں تک محدود تھی، لیکن آج معاملہ جلاوطنیوں، گرفتاریوں، تشدد اور ارشد شریف کی طرح قتل تک آن پہنچا ہے۔ 50 سال پہلے کوئی مریم نواز جیسے فاشسٹ لہجے میں نہیں بولتا تھا کہ ہمارے خلاف لکھنے اور بولنے والے صحافی نہیں ہیں بلکہ پارٹی ورکر ہیں۔ حالانکہ اس دور میں حبیب جالب اور شورش کاشمیری جیسے صحافی اور لکھاری پارٹی جلسوں میں تقریریں کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس دور کی نسبت زیادہ خوفناک ماحول میں زندہ ہیں۔ ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ 50 سال پہلے ایک الیکشن جیتے ہوئے شخص سے الیکشن ہارے ہوئے لوگوں کی لڑائی تھی، لیکن آج تو ہار کے ڈر سے خوفزدہ لوگ پیش بندیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ 50 سال پہلے بھٹو اکھاڑے میں اتر کر ہارا تھا، لیکن آج ملک کی سب سے مقبول پارٹی اور ان کے مقبول رہنما کو اکھاڑے میں اترنے سے ہی روکا جا رہا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اکھاڑا تباہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں، یہ اکھاڑا پورا پاکستان ہے۔ یاد رکھو، اگر پورا پاکستان اکھاڑا بچانے کے لیے باہر نکل آیا تو شاید کسی کو جائے پناہ نہیں ملے۔